बच्चों, हमारा हीट ट्रांसफ़र का टॉपिक चल रहा था और हीट ट्रांसफ़र में हमने एमिसिव पावर तक कर लिया था, एमिसिविटी भी पढ़ा दी थी, है ना। हाँ, अब हम पढ़ेंगे प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। थ्योरी बड़ा सिंपल है और इसका क्या है एक्चुअल में थ्योरी का, एट ऑल टेम्परेचर्स अंडर ऑल कंडीशंस, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या है, एट ऑल टेम्परेचर्स, एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स, एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स, ऑल बॉडीज, ऑल बॉडीज, है ना, ऑल बॉडीज रेडिएट हीट and absorb heat at all possible temperatures. At all possible temperatures, all bodies radiate heat and absorb heat at all times, है ना। At all possible temperatures, all bodies radiate heat and absorb heat simultaneously. Simultaneously means absorption and radiation of heat continues by all bodies simultaneously at all possible temperatures। मतलब बात को कहने का अर्थ ये है कि इस पूरी नेचर के अंदर ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स पर हर बॉडी हीट रेडिएशंस को एमिट करती रहती है, हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती रहती है। तो ये बड़ा ही मतलब एक सिंपल सा लॉ है कि अगर मान लो कोई बॉडी है, वाट एवर बी द टेम्परेचर, तो ये रेडिएट कर रही है साइमल्टेनियसली, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब भी कर रही है ना। तो emitting radiations, heat radiations in the environment and absorbing heat radiations from the environment, both process are running simultaneously, right। तो देखिए आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, फॉर्मूला चार्ट में यही लिखा हुआ है ना, इसको आप पढ़ लीजिए पूरा। एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स ऑल बॉडी रेडिएट और एमिट हीट ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर एंड साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब heat radiation from surrounding due to temperature of surrounding, means absorption and emission are simultaneously going on, correct। तो देखिए emission of heat radiation, है ना, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, emission of heat radiation by a body takes place due to its own temperature, है ना। तो emission of heat radiation by a body takes place due to its own temperature and absorption from surrounding due to temperature of surrounding। एक्चुअल में इसके अंदर हम जो है ना थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर दें कि भाई कोई भी बॉडी इस दुनिया में है ना, वो एब्जॉर्प्शन भी करेगी और एमिशन भी करेगी, दोनों काम करेगी। अपने टेम्परेचर के कारण तो एमिट करेगी, सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण
क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और बात बड़ी क्लियर है भैया, ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा देगी कम लेगी, कम टेम्परेचर है तो ज़्यादा लेगी कम देगी। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बॉडी क्या लेगी, ज़्यादा देगी सराउंडिंग और कम लेगी। जैसे सर्दियों में, विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी में से हीट निकल निकल के सराउंडिंग में जाती है, तो हमको ठंडा लगता है, वी फील कोल्ड, राइट, क्योंकि हमारा जा रहा है, राइट। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में सराउंडिंग गर्म होती है और हमारी बॉडी कंपेरेटिवली ठंडी होती है, तो हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है हीट, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है गर्मियों में, है ना। तो ये इज प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इसके बाद में हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, देखिए जी, किरचॉफ्स लॉ की बात कर रहा हूं मैं। आप देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स लॉ क्या है एक्चुअल में, बिकॉज एवरीबॉडी रेडिएट्स हीट बिकॉज ऑफ इट्स ऑन टेम्परेचर, तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों चलता रहता है, तो किसी भी मोमेंट पर जो बॉडी की एमिसिव पावर है और जो एब्जॉर्प्टिविटी है उसका रेशियो कांस्टेंट रहता है ना। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी की एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ कहता है गुड एमिटर्स आर ऑलवेज गुड एब्जॉर्बर्स, है ना। ध्यान दो, हाँ जी, गुड एमिटर्स आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी जितना बढ़िया एमिट करती है उतना ही बढ़िया एब्जॉर्ब भी करती है, दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। तो देखिए क्या है कंसेप्ट, कंसेप्ट ये है कि रेशियो ऑफ एमिसिव पावर, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिविटी, ratio of emissive power to absorptivity of any body, ratio of emissive power to absorptivity of any body is always ratio of emissive power to absorptivity of any body is always constant and is equal to emissive power of a black body under the same conditions, इसका मतलब ये होता है कि एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिविटी इट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो होती है ना, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेम रहती है ना। तो दैट इज एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अच्छा, अगर आप मोनोक्रोमेटिक की बात करें तो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इट इज इक्वल टू ई लैम्डा बी अंडर द सेम कंडीशंस। हम कह सकते हैं कि एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिविटी, इसका मतलब यह हुआ कि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। एक मिनट जरा, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, यस, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। अब देखिए, मैं किरचॉफ लॉ के बारे में कुछ 2-3-4 बातें आपको बता दूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी बहुत गर्म है, तो अभी वो अपनी
एनर्जी रिलीज कर रही है। तो जब ठंडी होगी तो जिस एनर्जी को रिलीज किया था उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ का क्या कहना है कि अगर एक बॉडी अपने हाई टेम्परेचर के कारण कुछ हीट को एमिट कर रही है, कुछ एनर्जी को एमिट कर रही है, तो क्या होगा, जब वो लो टेम्परेचर पर आएगी तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगी अगर उसको मिल जाएगी तो। जैसे आज हमारा सन है, सूर्य। तो जो सूरज देवता है वो अभी इस समय बहुत गर्म है साहब, तो बहुत गर्म है तो एनर्जी निकाल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज देवता ठंडे भी हो जाएंगे। जिस दिन उनका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उस दिन अगर उनको कहीं से एनर्जी मिली तो वो एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। हो सकता है अभी भी एब्जॉर्ब कर रहे हो, कहीं से मिल रही होगी तो, है ना। तो ये एक्चुअल में कंसेप्ट है। तो ध्यान दीजिए, एज पर किरचॉफ्स लॉ, सन इज अ ब्लैक बॉडी। अब सवाल ये उठता है, सन इज अ ब्लैक बॉडी कैसे? देखिए, है ना, एट हाई टेम्परेचर्स, एट प्रेजेंट हाई टेम्परेचर, sun radiates all radiations, lambda equal to 0 to infinity। ध्यान दीजिए, एट प्रेजेंट हाई टेम्परेचर सन रेडिएट्स ऑल रेडिएशंस, ठीक है ना। नाउ एज पर किरचॉफ्स लॉ, sun will certainly absorb all available radiations, when it will cool। जिस दिन ये ठंडा होगा उस दिन सबको एब्जॉर्ब भी करेगा, अवेलेबल जो होंगी। और यही ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक होल का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो ठंडे हो गए, अब उनको जो मिलता है उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ गए ना। देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रॉनहोफर लाइंस, explanation of Fraunhofer lines। एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रॉनहोफर लाइंस, एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं फ्रॉनहोफर लाइंस क्या होती हैं। देयर आर मेनी ब्लैक लाइंस, ब्लैक लाइंस और एब्सेंट, ब्लैक लाइंस वही है जो एब्सेंट है ना, और एब्सेंट वेवलेंथ्स इन स्पेक्ट्रम, हाँ जी, देयर आर मेनी ब्लैक लाइंस और एब्सेंट वेवलेंथ्स इन स्पेक्ट्रम obtained by sun। ध्यान दीजिए, देयर आर मेनी ब्लैक लाइंस और एब्सेंट वेवलेंथ्स इन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय सन, है ना। तो देखिए क्या है कि ये आपका सन है ना, सन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक सेंट्रल हॉट पार्ट और एक आउटर कंपेरेटिवली कोल्ड है ना। आउटर पार्ट जो होता है ना, इसका टेम्परेचर 7000 केल्विन होता है, जबकि जो फोटोस्फीयर है उसका टेम्परेचर 10⁶ केल्विन के आसपास होता है ना। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, सेंट्रल पार्ट
सेंट्रल पार्ट ऑफ सन, सेंट्रल पार्ट ऑफ सन, सेंट्रल पार्ट ऑफ सन, है ना, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, इसका नाम फोटोस्फीयर है। सेंट्रल पार्ट का नाम क्या है? फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर। और जो आउटर पार्ट है उसका नाम क्या है? क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। तो ध्यान दीजिए, सेंट्रल पार्ट ऑफ सन, फोटोस्फीयर, बीइंग एट वेरी हाई टेम्परेचर, बीइंग एट वेरी हाई टेम्परेचर, very high temperature, 10⁻⁶ Kelvin. Central part of sun being at very high temperature, 10⁻⁶ Kelvin, 6 Kelvin, emits all radiations, when these radiations lambda equal to 0 to infinity pass through comparatively, हाँ ध्यान दीजिए, when these radiations lambda equal to 0 to infinity pass through comparatively colder outer part of sun, ये जो आउटर पार्ट है इसका नाम है क्रोमोस्फीयर, है ना। then few wavelengths, few radiations of certain wavelengths, are absorbed, है ना। these absent wavelengths from the spectrum, these absent wavelengths from the spectrum are मैं यहां लिख देता हूं, है ना, हाँ बस इतना सही चाहिए। स्पेक्ट्रम are called Fraunhofer lines, हाँ। तो these lines help us to find out the material of the sun. Fraunhofer lines वो एब्सेंट वेवलेंथ है जो सन ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि सन के अंदर क्या क्या मटेरियल है। हाँ जी, क्योंकि जो एलिमेंट्स है ना, उनकी एक स्पेसिफिक टेंडेंसी होती है कि वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोजन की अलग होती है, हीलियम की अलग होती है ना, आर्गन, नियॉन, जो गैसेज, सन के अंदर तो गैसेज ही हैं, तो उन सब की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो इन लाइंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो फ्रॉनहोफर लाइंस आपको मिलेंगी कि भैया ये वेवलेंथ सन ने एब्जॉर्ब कर ली, क्योंकि फोटोस्फीयर तो सारी एमिट करता है, फोटोस्फीयर तो वेरी हाई टेम्परेचर पर है, वो सारी वेवलेंथ एमिट करता है 0 से लेकर इन्फिनिट तक की। लेकिन बहुत सारी वेवलेंथ्स गायब हो जाती हैं हमारे तक आते आते रास्ते में गायब हो जाती है। वो रास्ता एक्चुअल में क्रोमोस्फीयर ही है, तो सॉरी हाँ क्रोमोस्फीयर ही है। तो क्रोमोस्फीयर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमें पता लग गया कि कौन कौन सी लाइनें एब्सेंट है धरती माता में बैठे बैठे, तो हमें अंदाज़ा लग गया कि सूरज के अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है। तो आप बात को समझिए कि जो किरचॉफ्स लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। देखिए, गुड एमिटर्स आर ऑलवेज गुड एब्जॉर्बर्स, तो रेशियो तो आपका ये आ गया। इसके बाद में एक तो सबसे पहली बात तो सन एक ब्लैक बॉडी है। ये बात किसने एक्सप्लेन की हमको? किरचॉफ्स लॉ ने एक्सप्लेन की। भैया आज सूरज देवता सब दे रहा है,
जिस दिन ठंडा हो जाएगा उस दिन ले भी लेगा, अगर मिल गया तो। मिलेगा ही नहीं बेचारे को तो क्या लेगा, है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रॉनहोफर लाइंस, जितना मिलेगा उतना तो ले लेगा साहब। तो देखिए, देयर आर मेनी ब्लैक लाइंस और एब्सेंट वेवलेंथ्स इन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय सन। Central part of sun, that is photosphere, being at very high temperature, emits all radiations. When these radiations, lambda equal to 0 to infinity, pass through comparatively colder outer part of sun, then few radiations of certain wavelengths are absorbed. These absent wavelengths from the spectrum are called Fraunhofer lines. These are helpful in deciding the material of the sun, है ना। तो फ्रॉनहोफर लाइंस का यूज करके हम सन के अंदर क्या क्या मटेरियल है उसको डिसाइड कर सकते हैं, करेक्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस स्टीफन्स लॉ। देखिए स्टीफन्स लॉ क्या है। स्टीफन्स लॉ है एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है स्टीफन्स लॉ? एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल है ना, proportional to fourth power of absolute temperature, कैपिटल T। तो देखिए E इक्वल टू E प्रोपोर्शनल टू T रेस्ट पावर 4, इसको हम कहते हैं E इक्वल टू सिग्मा T रेस्ट टू पावर 4, है ना। दिस लॉ इज फॉर ब्लैक बॉडी, है ना, ये बात ध्यान रखना है आपको। दिस लॉ इज फॉर ब्लैक बॉडी, नॉट फॉर जनरल बॉडी, है ना। सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। इसको आप कह सकते हैं यूनिवर्सल स्टीफन्स कांस्टेंट, है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या है? यूनिवर्सल स्टीफन्स कांस्टेंट एक्चुअल में यूनिवर्सल वर्ड का मतलब है कि इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ना किसी मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ना किसी अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ये यहाँ अर्थ के ऊपर जितना है उतना ही जुपिटर पर होगा, उतना ही मार्स पर होगा, यानी कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। तो सिग्मा इज 5.68 इंटू 10⁻⁻⁸ क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेस्ट टू पावर 4, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेस्ट टू पावर 4, ये होगा। अब आप ध्यान दीजिए, बोल्ट्जमान करेक्टेड स्टीफन्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी, स्टीफन्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी। बोल्ट्जमान corrected Stephen's law for black body to use for जनरल बॉडी, जो कि ब्लैक बॉडी नहीं है, उसके लिए भी यूजफुल बनाना है लॉ को। तो उन्होंने क्या किया, एक करेक्शन फैक्टर डेवलप किया जिसे स्मॉल ई कहते हैं, सिग्मा T रेज़ टू पावर 4। दिस स्मॉल ई इज एमिसिविटी, ऑफ द बॉडी। आपको मैंने पहले भी बताया कि एमिसिविटी जो होती है, एमिसिविटी ऑफ अ जनरल बॉडी, ध्यान दो, एमिसिविटी ऑफ अ जनरल बॉडी,
इज इक्वल टू ई अपॉन ई ब्लैक, ये होता है। तो देयरफॉर इट इज वेरी क्लियर दैट ई इक्वल टू स्मॉल ई इंटू ई ब्लैक, ये आपको पहले बता चुके हैं। और आज हमने आपको बताया कि ई ब्लैक इज सिग्मा टी रेस्ट पावर 4, ये आ गया। इट इज एमिसिव पावर, इट इज व्हाट, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है जी? एमिसिव पावर होता है हीट रेडिएटेड अपॉन एरिया अपॉन टाइम, इट इज इक्वल टू कैपिटल ई। तो क्यू क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा ई ए टी, है ना। ई ए टी क्या आएगा? ई की जगह लिखो सिग्मा टी रेस्ट टू पावर 4 ए इंटू टी। अच्छा, स्मॉल ई भी लिख दो, स्मॉल ई भी लिख दो। तो मैं कहूंगा देयरफॉर डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी क्या आएगा? डी क्यू अपॉन डी टी आएगा ई इंटू ए, इट इज इक्वल टू स्मॉल ई सिग्मा टी रेस्ट टू पावर 4 इंटू ए, ये डी क्यू अपॉन डी टी आएगा। रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेडिएटेड, है ना। तो रेट ऑफ हीट रेडिएटेड। अब देखिए एक बात सुनो, एक बात सुनिए, बहुत कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं मैं। मान लीजिए ये आपकी कोई बॉडी है, ये टी टेम्परेचर इसका है, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है। तो बॉडी क्या करती है? अपने टेम्परेचर के कारण तो हीट रेडिएट करती है, अपने टेम्परेचर के कारण हीट रेडिएट करती है, सराउंडिंग के कारण हीट एब्जॉर्ब करती है। हाँ, हीट एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग के कारण। तो देखिए कैपिटल टी इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, है ना। हाँ, तो कैपिटल टी इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है। अब जब आपके पास में ये चीज आ गई ना, तो मैं पता है क्या कहूंगा? मैं कहूंगा क्यू एमिटेड, ध्यान दो, क्यू एमिटेड दैट इज एमिटेड हीट ड्यू टू ऑन टेम्परेचर, एमिटेड हीट ड्यू टू ऑन टेम्परेचर। तो वो आएगा स्मॉल ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4 ए टी, राइट। Q absorbed, that is absorbed heat from surrounding, absorbed heat from surrounding, ये आएगा स्मॉल ई सिग्मा टी नॉट रेज टू पावर 4 ए टी, ये एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग है, राइट। अब जब ये आ गया तो मैं कहूंगा क्यू नेट, that is net heat gain, तो नेट हीट गेन क्या आएगा? एमिटेड में से आप एब्जॉर्ब को घटा दो तो नेट गेन आ जाएगा। नेट हीट लॉस आएगा, नेट हीट लॉस, गेन नहीं है ना, लॉस है। तो नेट हीट लॉस ये आ जाएगा। तो इसको कहेंगे हम स्मॉल ई सिग्मा टी रेज टू पावर 4 ए टी माइनस स्मॉल ई सिग्मा टी नॉट रेज टू पावर 4 ए टी। तो ये आ जाएगा स्मॉल ई सिग्मा ए टी टी रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4। इसको हम कहेंगे डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी इज नेट रेट of heat loss that is equal to small e sigma a t raised to power 4 minus t not raised to power 4, ये चीज आएगी, है ना। हाँ जी, ये चीज आएगी। अब देखिए मैं ये कह रहा था आई एफ इफ डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। प्लीज ध्यान दीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। डेल्टा टी इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर
बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ये है, तो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग है, तो टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, तो टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा टी नॉट प्लस डेल्टा टी। ठीक है, ये अब देखिए, अब मैं यहां से जो है ना, मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिराइव करूंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को क्या करूंगा, डिराइव करूंगा। देखिए कैसे करते हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग डिस्कस करेंगे अब, है ना। तो देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम डिराइव करेंगे। अभी तक हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात कर ली थी। तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रेडिएशन हीट लॉस, रेडिएंट हीट लॉस या रेडिएशन हीट लॉस, रेट ऑफ रेडिएशन हीट लॉस बाय अ बॉडी ऑफ टेम्परेचर T, by a body of temperature T in a surrounding of temperature, in surrounding of temperature T naught। तो ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रेडिएशन हीट लॉस बाय a body of temperature T in a surrounding of temperature T naught, T naught is equal to डी क्यू अपॉन डी टी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप इसको चेक करेंगे, ए ई सिग्मा टी रेस टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू पावर 4 हमने लिखा था थोड़ी देर पहले जस्ट, है ना। अब मैं इसको कहूँगा कि दिस इज इक्वल टू ए ई सिग्मा टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू पावर 4। चेक करिए आप, अभी डेल्टा टी को हमने लिखा था टी माइनस टी नॉट, तो टी इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी रेस टू पावर 4। अब आप इसको चेक करो, ए ई सिग्मा टी नॉट रेस टू पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट रेस टू पावर 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। इट इज इक्वल टू ए ई सिग्मा टी नॉट रेस टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस 1, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, तो ये आ जाएगा 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, है ना। तो इसको अब यहाँ पे नियरली इक्वल टू साइन लगा दो। अब ये ध्यान रखिए, जैसे ही बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं अब ये अप्रोक्सीमेट हो जाता है, स्मॉलर वैल्यूज के लिए ही यूजफुल है। तो मैं कहूँगा कि डेल्टा क्यू डी क्यू अपॉन डी टी रेट ऑफ हीट लॉस इज नियरली इक्वल टू 4 ए ई सिग्मा टी नॉट रेस टू पावर 3 इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। हाँ, दिस इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दिस इक्वेशन, है ना। हाँ, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप ध्यान दीजिए, के को हम कहते हैं न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट, तो के इज व्हाट, के इज न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट, न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट। कूलिंग कांस्टेंट को हम कहेंगे 4 ए सिग्मा टी नॉट रेस टू पावर 3, ये न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट है। ठीक है, टी नॉट जो है वो क्या है, टी नॉट आपका कांस्टेंट, वो सॉरी सराउंडिंग टेम्परेचर है, करेक्ट। हाँ, तो ये न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद की बात करते हैं अपन, देखो नाउ डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी।
और आप कह सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी थीटा अपॉन डी टी, एम एस डी थीटा अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू के डेल्टा टी, के डेल्टा टी। ध्यान दीजिए डी क्यू क्या होता है, डी क्यू होता है हीट लॉस, हीट लॉस, इसको हम कहेंगे एम एस डी थीटा। डी थीटा इज व्हाट, डी थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिक्रीज होता है ये, है ना। अब देखो आप, जब इसको हम कहते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी को हम कहेंगे के अपॉन एम एस डेल्टा टी। आपको मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि दिस डेल्टा टी डिक्रीजेज विथ टाइम। डेल्टा टी जब बॉडी ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, तो क्या होगा, टाइम के साथ कम होगा, है ना। हाँ, तो डेल्टा टी डिक्रीजेज विथ टाइम, डेल्टा टी डिक्रीजेज विथ टाइम, hence d theta upon dt इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस डेल्टा टी। ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, राइट। थोड़ा सा मैं इसको जनरलाइज करूंगा, है ना। तो देखिए मैं जनरलाइज फॉर्म कर रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास में एक बॉडी है, है ना। अब ये बॉडी ऐसी है कि इनिशियल टेम्परेचर जो है इसका वो θ1 है ना। थोड़ी देर बाद में टेम्परेचर घटते घटते जो है ना, घटते घटते क्या हो गया, θ2 हो गया, θ2 हो गया। थीटा नॉट आपका, थीटा नॉट जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, ये थीटा नॉट है, राइट। तो देखो क्या होगा, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डी थीटा इट इज इक्वल टू θ1 माइनस थीटा नॉट, ये मैं बोलूंगा। और डी टी को मैं टाइम ही बोलूंगा, डी टी इज टाइम, जो भी टाइम लगा, है ना, दैट इज टाइम टू कूल फ्रॉम θ1 टू θ2। हाँ जी, टी इज टाइम टू कूल फ्रॉम θ1 टू θ2, है ना। हाँ, अब देखो, अब आपका जो ये डी थीटा अपॉन डी टी है ना, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा मैं θ1 माइनस θ2 अपॉन टी, इट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस। ये डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी को मैं कहता हूं टी माइनस टी नॉट। अब ध्यान दीजिए, माइनस के अपॉन एम एस, टी माइनस टी नॉट। टी को मैं क्या कहूंगा, टी को मैं कहूंगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज नीदर θ1 नॉर θ2, क्योंकि θ1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी है और θ2 फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी है। तो व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इट इज θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा नॉट। ये आपका ये हो गया। तो ध्यान दीजिए, डी थीटा अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू फंडामेंटली θ1 माइनस θ2 अपॉन टाइम टी, इट इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आप इसको के अपॉन एम एस रखते हैं तो ये आ जाएगा θ1 माइनस θ2 सॉरी प्लस θ2 डिवाइड बाई 2, एवरेज बोलेंगे इसको, यानी कि हमने बॉडी टेम्परेचर को एवरेज ले लिया। ये आपका मोस्ट जनरल इक्वेशन फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। दिस इज मोस्ट जनरल इक्वेशन of Newton's law. This is most general equation of Newton's law. Newton's law of cooling. आप थोड़ा सा ये बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो इक्वल टू साइन है ना, इसको हम नियरली इक्वल बोलेंगे, नियरली इक्वल बोलेंगे, है ना, क्योंकि करेक्ट तो नहीं ही है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हुई है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई हुई है तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब हम यहां पर एक बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कूलिंग कर्व। तो मैं कूलिंग कर्व की बात करूंगा, है ना। सो प्लीज लुक ओवर हियर, कूलिंग कर्व।
कूलिंग कर्व एक्चुअल में क्या है, इसी कर्व को कूलिंग कर्व बोलेंगे, कि जो है धीरे धीरे करके ये जो है ना चेंज होता रहता है टेम्परेचर। तो ये इस तरह का जो है ना एक कर्व आएगा, वो हमारी इस इक्वेशन से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा। आप देखिए क्या है इक्वेशन, डी थीटा अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस इंटू डेल्टा टी, करेक्ट। तो पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं ये बोलने वाला हूँ इसको माइनस सी कांस्टेंट है ना, सी इक्वल टू के अपॉन एम एस, इसको कूलिंग कांस्टेंट बोल सकते हो आप, है ना। हाँ, कोई खास बात नहीं है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है डेल्टा टी को आप डेल्टा टी रहने दो, बाद में लिमिट लगाएंगे हम, बाद में लिमिट लगाएंगे, राइट। ये आ गया आपका। अब जरा इसको देखिए, आप क्या बोलने वाला हूँ मैं इसको बोलने वाला हूँ डी थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस सी डी टी। अब इसको मैं यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, इंटीग्रेशन तो मैं करूँगा, लेकिन आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स पर जरा ध्यान देना। माइनस सी तो है ही, ये इंटीग्रेशन डी टी आ जाएगा। इसकी लिमिट मैं लगा रहा हूँ 0 से लेके टी तक। अब देखना मैं डेल्टा टी की लिमिट क्या लगा रहा हूँ। डेल्टा टी की मैं लिमिट लगा रहा हूँ थीटा 1 माइनस थीटा नॉट से थीटा 2 माइनस थीटा नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ये इनिशियल बॉडी टू सराउंडिंग डिफरेंस था, थीटा 2 माइनस थीटा नॉट फाइनल बॉडी टू सराउंडिंग डिफरेंस है ना। थीटा 1 इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, थीटा 2 इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, करेक्ट। ये आपके पास में आ गया। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या आता है आपका, ये आता है ln यानी लॉग थीटा 1 माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा नॉट, इट इज इक्वल टू सी टी। ये आएगा सी टी आएगा। इसको अगर हम दोबारा लिखना चाहें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं थीटा 2 माइनस थीटा नॉट इट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ई रेज टू पावर माइनस सी टी। सी इज के अपॉन एम एस, ये ध्यान देने की बात है यहां पर, के अपॉन एम एस, ये बहुत जरा ध्यान देने की बात है। सी इक्वल टू के अपॉन एम एस, और के क्या है, के ये है, के आपका ये है, यहां पर देखो के, ये के है और वो सी है। तो आप सारी बातें एकदम जो है ना कंप्लीट व्यू रखिए, पूरा का पूरा थीटा 2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू दिस। अब आप इसका जो है ना अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कूलिंग कर्व कहलाता है। इस ग्राफ का नाम कूलिंग कर्व है ना। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि ये है टेम्परेचर और ये है टाइम। तो टेम्परेचर मान लो शुरू में टेम्परेचर कुछ भी हो, है ना, और बाद में टाइम जो है, लेकिन ये ग्राफ इस तरह से कूल होता जाएगा, ऐसे 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 करके। इट इज एक्सपोनेंशियल कूलिंग कर्व, इट इज एक्सपोनेंशियल कूलिंग कर्व। ये कभी भी जाके टच नहीं होगा टाइम एक्सिस से, इन्फाइनाइट पर टच होगा जाकर के, क्योंकि बॉडी इन्फाइनाइट पर ही ठंडी हुई मानी जाएगी, राइट। तो ये आपका कूलिंग कर्व है ना। देखिए आप ग्राफ के अंदर कूलिंग कर्व है, आपके फॉर्मूला चार्ट का ग्राफ देखिए, कूलिंग कर्व है। इट विल नेवर टच टू द लोअर टाइम एक्सिस। ध्यान दीजिए, स्टार्ट में तो वो टच होता हुआ आएगा, लेकिन बाद में वो टाइम एक्सिस से लेट में टच होगा, करेक्ट। ये इस तरह से हो गया है, ओके। ये इसको हम कूलिंग कर्व कहेंगे। कूलिंग कर्व कहेंगे। एक मैं आपको छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, जो एक एग्जाम में पूछा गया था। वो एक्चुअल में क्या पूछा गया था कि ये इक्वेशन जो है ना, इसको वैसे सॉल्व किया था इनडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्म में, और फिर उसका जो है ना कर्व पूछा था। तो बड़ा सिंपल कर्व है, देखो मैं बताता हूँ 1 मिनट में। वो मेरे को याद आ गया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम में सवाल आया था और काफ़ी बच्चे छोड़ के आ गए थे सवाल को। अब वो ध्यान नहीं है कब आया था कब नहीं आया था, लेकिन मैं जब भी यहाँ पढ़ाता हूँ तो कई बार मेरे को याद आ जाता है। देखिए क्या था, वो इस इक्वेशन से आया था, यहाँ से। लुक एट दिस, यहाँ पे पकड़िए आप, आ जाइए यहाँ पे।
तो देखो मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल करूंगा, मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ लिमिट। ओके, तो मैं इसको कहूंगा ln डेल्टा टी लॉग हुआ बराबर माइनस सी टी प्लस सी डैश इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका ग्राफ पूछा था उन्होंने, है ना। तो ये ln डेल्टा टी और टी का ग्राफ पूछा था, तो आप टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो सी डैश आएगा और फिर ये इस तरह से आएगा ये ग्राफ। ये इसको भी कूलिंग कर्व भी कह सकते हो आप, लेकिन जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखोगे तो ये होगा। अब ध्यान दीजिए, एक आपका ये जो फॉर्मूला चार्ट है ना, इसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर इक्विवेलेंट। आप वाटर इक्विवेलेंट को एक बार पढ़ लीजिए कि क्या होता है। देखो कोई भी जो वो होता है ना लिक्विड, उसको हम कभी भी गर्म करते हैं तो कंटेनर में लेके गर्म करते हैं। बिना कंटेनर के आज तक किसी भी लिक्विड को गर्म नहीं किया जा सका है ना। तो कंटेनर के बगैर तो भाई लिक्विड गर्म हुआ नहीं है आज तक कोई भी। जैसे आप दूध गर्म करते हो तो भैया उसे किसी बर्तन में रखते हो, उसके बाद गर्म करते हो, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि दूध गर्म हो जाए और बर्तन गर्म ना हो। मेरे हिसाब से दूध और बर्तन साथ साथ गर्म होते हैं। बोलिए हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है कि जब आप किसी भी लिक्विड को किसी बर्तन में ले करके गर्म करेंगे तो बेटा केवल लिक्विड गर्म नहीं होगा, लिक्विड के साथ साथ पक्का पक्का ये निश्चित मान के चलिए कि वो बर्तन भी गर्म होगा। और इसलिए हम वाटर इक्विवेलेंट की बात करेंगे, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर उस बर्तन की जगह इतना पानी ले लिया जाए तो इक्वल इफेक्ट होगा। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या मतलब है, देखिए मैं वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझाता हूं। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी वेसल, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी वेसल और एनी कंटेनर, हाँ जी, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी वेसल और एनी कंटेनर इज equal to that amount of water which takes same amount of heat to get heated through the same temperature, as the container or body takes place, container और vessel takes place, है ना, container और vessel takes place। अब बात को समझिए, इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे मेरे पास में मान लो यहाँ पर कोई बर्तन है, अब मैं बर्तन में कोई लिक्विड लेकर के गर्म करता हूँ तो उसका जो मास होगा वो कुछ होगा, उसकी स्पेसिफिक हीट भी कुछ होगी, है ना। तो ध्यान दीजिए सीन क्या है, सीन ये है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने कोई लिक्विड लिया, उस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट जो है SL है, इस लिक्विड का मास ML है ना। कंटेनर का मास M कंटेनर है और S स्पेसिफिक हीट SC है, करेक्ट। तो आप देखिए क्या क्या बातें हो रही हैं। M of container, mass of container, that is what, mass of container, है ना, और स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर ML, mass of liquid
स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। अब आप थोड़ा सा यहां पर जो है बात को पकड़ने की कोशिश करें कि अगर हम इसे स्टोव जला करके गर्म करें यहां से, तो सपोज वी आर जस्ट गोइंग टू हीट अप दिस कंटेनर बाय यूजिंग द स्टोव, देन dq अपॉन dt, dq अपॉन dt, पता है हम क्या बोलेंगे इसको? हम इस dq अपॉन dt को बोलेंगे एम सी एस सी प्लस एम एल एस एल, ये आपका टोटल मास आ गया, एंड डी थीटा अपॉन डी टी, ये आएगा। यानी कि जो आपका हीट का फार्मूला जो होता था, देखिए ये फॉर्मूला बहुत कॉमन फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा। इसमें ये जो मास ऑफ कंटेनर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसे कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। इसका मीनिंग है कि अगर आप इस कंटेनर को हटाकर अपनी कैलकुलेशन में इतना ग्राम वाटर ले लेते हैं, तो उसका इंपैक्ट वही होगा जो उस कंटेनर का है। तो ये Q बराबर ये था, बस इसमें चेंज कितना सा आ गया कि जो एम एस था इसके साथ एक W और ऐड हो जाएगा, बस खत्म, वाटर इक्विवेलेंट और ऐड हो जाएगा, है ना। तो वाटर इक्विवेलेंट इज दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर, है ना, इट इज दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर, है ना, दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्स नीड्स लिखो, नीड्स same amount of heat as vessel takes, same amount of heat as vessel takes to get heated through a temperature, through a given temperature, कोई गिवन टेम्परेचर रेंज हो कि भाई 10 डिग्री बढ़ा दो, 20 डिग्री बढ़ा दो, उतना बढ़ाने के लिए जितनी पानी को चाहिए वो जितनी कंटेनर को चाहिए उतनी ही इतने ग्राम पानी को चाहिएगी, ये वाटर इक्विवेलेंट है। अब हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद में हम कल ही बात करेंगे थर्मोमेट्री की, अगले लेक्चर में, राइट। थर्मोमेट्री की देखिए काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं थर्मोमेट्री की। देखो मैं बताता हूँ, आप थर्मोमेट्री का फॉर्मूला चार्ट खोलिए, ध्यान दीजिए, ये जो रेडिएशन कर्व है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का और सोलर कांस्टेंट का, अपने फॉर्मूला चार्ट को चेक करिए सब बच्चे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और सोलर कांस्टेंट ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। थर्मोमेट्री वाला आप फॉर्मूला चार्ट खोलिए, देखो आपको मैं बताता हूँ कितनी सारी बातें हम कर चुके ऑलरेडी, है ना। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात हम कर चुके। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, ये बात हम कर चुके, है ना। तो वही सब बातें यहाँ भी हैं। टेम्परेचर रेंज अचीव्ड इन द लेबोरेटरी, ये आपको बता रखी है कि इन्होंने, थर्मामीटर्स के तरीके बता रखे हैं। टेम्परेचर स्केल्स में आपको पढ़ाऊंगा, है ना, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, है ना, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे, राइट। और थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ाएंगे हम आपको, बेंडिंग वाली भी बातें पढ़ाएंगे। थर्मल कैपेसिटी हम आपको पढ़ा चुके, है ना, हाँ, यस। और लेटेंट हीट, हिडन हीट, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, राइट। और जो है ना ये मेल्टिंग, बॉइलिंग, सबलिमेशन, ये कितनी सारी चीज़ हम आपको पढ़ा चुके, हीटिंग कर्व भी पढ़ा चुके। मतलब बेसिकली तो हम अगर देखा जाए ना तो थर्मोमेट्री वाला जो अगला चैप्टर है वो हम 60% आपको करा ही चुके हैं पहले ही। आप देखना, पूरे को पढ़ के देखना नोट्स, आपको मज़ा आएगा, है ना। हाँ, 60% तो हम करा चुके हैं, तो ये भी हम कल कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। और यहाँ तक आप अभी कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट्स सारे उतारिए और नोट्स बना करके मेरे को भेजिए, राइट। ओके, बाय।